वो इंसुलिन हार्मोन के बारे में बात चल रही थी हमारी। हमने देखा था कि पेनक्रियाज में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस होते हैं थोड़े से, जहाँ से 4 तरह के सेल्स निकलते हैं। जैसे ये सब तो एसिनाए हैं, लेकिन ये एक आइलैंड है, आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे। ये सीधा ब्लड में रिलीज होता है, जबकि एसिनाए डक्ट के थ्रू डुओडेनम में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 4 तरह के हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर बात करी थी, 4 तरह के सेल्स के बारे में, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इन्हें पीपी सेल भी कहते हैं। और फिर हमने इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में बात आज करनी है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, अल्फा और बीटा 2 चेन होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज है इंसुलिन हार्मोन के फंक्शंस। तो दोस्तों हम यहाँ पे थे, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया था, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसमें मैंने आपको बताया था, ये हम लिख भी चुके हैं, कि ब्रेन सेल्स, आरबीसी, रेटिना और जेनेटल एपिथेलियम छोड़ के बाकी सब सेल्स को इंसुलिन मोटिवेट करता है, क्योंकि बाकी सब सेल्स में इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन उन्हें मोटिवेट करता है ब्लड से ग्लूकोज खींचने पे। आइए अब दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, जो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वाला फंक्शन के बारे में हम बात करें, तो यहां से हम ना पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो किन किन चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का। तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या शुगर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेशन के बाद शुगर जब टूटती है, स्टार्च एंड अदर शुगर, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये डाइजेशन के समय किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में। और उसके बाद ग्लूकोज का होता है एब्जॉर्प्शन, और ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। अभी जो ब्लड में ग्लूकोज होता है ना, इसको हम लिवर में ले जाते हैं, और ये जैसे मोनोमर है, तो इसको हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं स्टोर करने के लिए। ग्लूकोज को किस में बदल लेते हैं? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज जो है उसको हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ, कहाँ होती है? लिवर में होती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन लिवर। लिवर में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहती है, जितनी जरूरत हो उतनी। और जब कभी हमें जरूरत होती है, मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल गिर रहा है, तो ग्लाइकोजन के टूटने को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? ब्रेकडाउन, breakdown of glycogen to form breakdown of glycogen into glucose। तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, ये इंसुलिन करवाता है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है, ये ग्लूकागॉन करवाता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरने लगेगा, तो दूसरे सोर्सेस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये अदर सोर्सेस क्या हो सकते हैं? जैसे अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स। ठीक है, और चौथी चीज होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का नए सोर्स से बनना। तो न्यू सोर्सेस से ग्लाइकोजन बनना,
न्यू सोर्सेस क्या है, जैसे मसल्स में न्यू सोर्स है, जैसे मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, इसको हम कोरी साइकिल भी कहते हैं। तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। तो आपने देखा 4 चीजें हैं, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लूकोज का अदर सोर्सेज से बनना और ग्लाइकोजन का अदर सोर्सेज से बनना। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन सी चीज कैसे हेल्प करती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। देखिए ऊपर वाला जो काम है वो इंसुलिन करवा रहा है, और ये नीचे वाला काम जो है वो ग्लूकागॉन करवा रहा है, ये भी आपको पता है ना। तो इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, राइट। यहाँ देखिए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। 3 काम जो इंसुलिन करता है, इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि इसका मेन काम है ब्लड में ग्लूकोज को रोकना, प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, लिवर और मसल 2 सोर्सेज में ग्लाइकोजन बनता है ना, और इनहेंसेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कॉजिंग ब्लड शुगर लेवल टू फॉल। मतलब इंसुलिन का मेन काम क्या है, देखिए इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाना, और उसके लिए ये कुछ भी करेगा। ये इतने सारे काम जो यहाँ दिए ना, ये एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको, तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। ये जो काम यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो इंसुलिन क्या करेगा और ग्लूकागॉन कैसे उसका उल्टा करेगा, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज ये हमारी ब्लड वेसल है, और इसमें ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ डाइजेशन होता है, हमारे अंदर ग्लूकोज आता कहाँ है बॉडी में, बॉडी में ग्लूकोज फूड से ही आएगा, है ना। तो फूड से डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, तो ग्लूकोज पहुंचता है कहाँ, ब्लड में। तो डाइजेशन के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए तो ब्लड के अंदर इस तरह से आपको यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब होकर आए हैं डाइजेशन के बाद। ठीक है, अब 2 हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो क्या होता है कि हमारा जो लिवर है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो ग्लूकोज को लिवर में ले जाकर ग्लाइकोजन में बदलना, लिवर ग्लाइकोजन, यानी लिवर में ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन हमेशा लिवर में ही रहती है, तो लिवर ग्लाइकोजन लिखना, तो सेल्स में भी होता है ग्लाइकोजन, पर सिर्फ ग्लाइकोजन लिखा। ये काम हो कहाँ रहा है, देखिए ग्लूकोज को लिवर में ले गए, और लिवर में ले जाने के बाद यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। लिवर और बड़ा बना देता हूँ मैं समझाने के लिए। सपोज ये लिवर है ना, तो जो ग्लूकोज यहाँ गया है ये किस में बदल गया है, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ जाके ग्लाइकोजन में बदल गया है। तो ग्लूकोज चेंजेस इनटू ग्लाइकोजन, ये कहाँ हुआ, लिवर में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें हेल्प करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो इसमें हेल्प कर रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में। ठीक है, तो इसके अलावा इंसुलिन एक काम और कर रहा है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं
वो भी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। तो जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उनको ग्लूकोज खींचने में मदद मोटिवेट करता है कि ब्लड में से ग्लूकोज खींचो। इस मोटिवेशन को भी कौन देता है? इसको भी इंसुलिन देता है। तो जब ये ब्लड में ग्लूकोज खींचते हैं तो ये इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं और इससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरने लग जाए तो इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके सबसे पहले क्या होता है? सेल्स को तो ग्लूकोज पहुंचाना है ना। अब सपोज मान लो आप इधर से ना खाना नहीं खा रहे तो ब्लड से ग्लूकोज नहीं आ रहा है ना, तो सेल्स को तो ग्लूकोज चाहिए। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्प्शन होकर ग्लूकोज ब्लड में नहीं आ रहा है तो ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को तोड़ता है। किसमें? ग्लूकोज में। ये फिनोमेना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लूकागॉन हार्मोन उल्टा काम करता है और ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस और वापस ब्लड में क्या पहुंचा देता है? ग्लूकोज। तो इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। तो ग्लूकागॉन तोड़ता है और इसे इंसुलिन को मतलब ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज बनाता है। अब एक बात सोचिए कि सपोज आप खाना नहीं खा रहे तो इधर से तो ग्लूकोज नहीं आ रहा, इधर आपके लिवर में जितना ग्लाइकोजन था वो भी खत्म हो गया, जो स्टोरेज था ना रिजर्व फूड वो भी खत्म हो गया। तो भी ब्लड को तो ग्लूकोज चाहिए ना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहना चाहिए ताकि सेल्स को ग्लूकोज मिल सके। तो अब क्या करें? तो अब पता है क्या होता है? ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ये दूसरी चीजें कौन दोस्तों? जैसे अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज में आते हैं अदर थिंग्स जैसे कि आपके प्रोटीन्स और फैट्स। तो प्रोटीन और फैट को ये मोटिवेट करता है कौन? ग्लाइकोजन की तुम लोग टूटो। क्यों टूटो? ब्रेक डाउन करो अपना, क्योंकि इसको तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है ना। तो ये इन दोनों का ब्रेक डाउन करवाता है। कौन करवा रहा है ये ब्रेक डाउन? ग्लाइकोजन। और इनको किस में तोड़ रहा है? फैट और प्रोटीन को तोड़ रहा है फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स में। और इन फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड को कह रहा है कि तुम लोग ना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल गिर रहा है तो तुम लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये अदर सोर्सेज जैसे फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड बनवा रहा है। कौन करवा रहा है? ये ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है? अदर सोर्सेज से ब्लड में ग्लूकोज बढ़वाता है। इसे कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। इसके अलावा आपके लिवर में ग्लाइकोजन खत्म हो रहा है ना, तो जो आपकी मसल्स होती हैं उनके पास होता है लैक्टिक एसिड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय बनता है। तो लैक्टिक एसिड ऑफ मसल्स, इस लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन मोटिवेट करता है, सॉरी ये ग्लूकागॉन मोटिवेट करता है कि तुम ग्लाइकोजन में बदल जाओ। इसे कहा जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ये काम भी कौन करवाता है? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करवाता है। हाँ, यहाँ ग्लूकागॉन आएगा। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये कौन करवा रहा है? ग्लूकागॉन। ठीक है। तो ये काम भी ग्लूकागॉन करवा रहा है। तो आप ग्लूकागॉन के काम देखिए, आपको अलग अलग जगह अलग अलग काम जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी ग्लूकागॉन कर दें। तो ये एक सारे काम जो है ना ये ग्लूकागॉन करवा रहा है। तो आपने देखा ग्लूकागॉन क्या क्या काम करवा रहा है। अब इंसुलिन, चलो चलो तो ये यहाँ पे ये सारे काम ग्लूकागॉन करवा रहा है। ठीक। तो आपने देखा ग्लूकागॉन क्या क्या काम करवाता है।
और इंसुलिन इन सारे कामों को होने से रोकता है। इंसुलिन के काम आपने देखे, ये 3 काम तो यहाँ दिख रहे हैं आपको इंसुलिन के, और बताता हूँ। तो भाई ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा था कि अगर किसी रीजन की वजह से एब्जॉर्प्शन रुक गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए अदर सोर्सेज से किस तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखा जाता है। लेकिन इंसुलिन और क्या क्या करवाता है। सपोज इसके बाद भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाया, सपोज ये भी खत्म हो गया, 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 अगर सब खत्म हो गया है ना, और ब्लड को ग्लूकोज नहीं मिला, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिला, क्योंकि इसके ये सब करने के बावजूद ग्लूकागॉन फेल हो गया, क्योंकि यहाँ से तो फूड से तो आ नहीं रहा ग्लूकोज, लिवर का ग्लाइकोजन खत्म हो गया है, और ये भी पूरा यूज हो गया, ये भी जितना था ये भी यूज हो गया। अब क्या करें, अब ब्लड में ग्लूकोज बिल्कुल ही खत्म हो गया ना, तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं दे पा रहा है ना इंसुलिन, तो सेल कहेंगे यार हमको तो देखो जिंदा रहना है, तो हमको तो एटीपी बनाना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो बॉडी सेल्स हैं, अगर इनको बिल्कुल भी ग्लूकोज कहीं से नहीं मिला तो ये बॉडी सेल अब फैट का ऑक्सीडेशन करने लगेंगे, और जब ये फैट का ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो इससे पता है क्या बनेंगी, कीटोन बॉडीज। तो फैट के ऑक्सीडेशन से फिर बनती है कीटोन बॉडीज, ठीक, और ये फिर एसिडिटी बढ़ाती है ब्लड के अंदर। तो आप समझे कीटोन बॉडीज कब बनेंगी, जब किसी रीजन की वजह से ब्लड को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल्स को ग्लूकोज नहीं, सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब सेल्स को ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सेल्स जो फैट अवेलेबल होगा उस फैट का ऑक्सीडेशन करके उसको ग्लूकोज में बदलेंगे, और इसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनेगी और ब्लड में एसिडिटी बढ़ेगी, है ना। तो सेल्स को ग्लूकोज मिलता रहे, इसके लिए इंसुलिन क्या करता है, देखिए वो ब्लड से ग्लूकोज खींच के सेल्स में पहुंचाता रहता है ना, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को गिराता रहता है। तो ये इंसुलिन के काम है, ठीक है। और इसके अलावा इंसुलिन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली। एक सेकंड, अमरीक पूछ रहा है ग्लूकागॉन तो ग्लूकोज बना रहा है ना, फिर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है। अमरीक बीच में सो गए थे क्या, मैं कह रहा हूं कि अगर एक तो ग्लूकागॉन कभी ग्लूकोज बना नहीं सकता, ग्लूकागॉन जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा उसी को तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जैसे वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है, लेकिन ये सब एक लिमिट में ही तो होएगा ना। अब अगर रॉ मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है ना, तो क्या होगा। तो ऐसे में फिर तो सेल तो कहेंगे ना यार हम तो अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हैं जैसे हमें करना है, तुम्हारी सप्लाई प्रॉपर आ नहीं रही। तो देखिए फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर जो हो रहा है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा, यहाँ से लाने की कोशिश हो रही है ग्लूकोज, क्योंकि देखो ग्लाइकोजन तो डिप्लीट हो गया जितना था लिवर, पर ये एक लिमिट में तो हो सकती है। इधर इंसुलिन ना इन सभी चीजों को रोकने में भी अपना रोल प्ले करता है, जो कुछ ग्लूकागॉन कर रहा है ना उसको इंसुलिन रोकने की कोशिश भी करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंसुलिन है ये और क्या करता है, देखिए ये कुछ चीजों को रोकेगा, किन किन चीजों को, मत करो ऐसा, इसको कहेगा तुम भी ऐसा मत करो, ब्रेक डाउन को रोकेगा ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो। अभी आप एक काम करो, इसको बनाना मत, मैं आपको एक बार समझाने के लिए बना रहा हूँ फिर मिटाऊंगा। इंसुलिन किस किस चीज को रोकेगा, देखिए ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, ठीक है, इन दोनों चीजों को ये रोकेगा कि तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तो इट विल इनहिबिट दीज थिंग्स, जो कुछ ग्लूकागॉन कर रहा है इंसुलिन उसके सारे एक्शंस को इनहिबिट्स करता है, ठीक है। कौन कौन से एक्शंस हैं ग्लूकागॉन के, तो आप देखिए ग्लूकागॉन के एक्शंस 1 2 3, ठीक है। तो इंसुलिन किस किस एक्शन को इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, और कीटोन बॉडी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा है, चार चीजों को ये इनहिबिट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ 1 2 3, ठीक है, और ये तो इंसुलिन का एक्शन है। तो ये 1 2 और 3 जो मैंने लेबल किए हैं ना, इनको
इंसुलिन रोक रहा है, ये जो 1 2 3 यहाँ लिखे। और एक और चीज जिसको ये रोकता है वो है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट टू फॉर्म कीटोन बॉडीज। तो चौथी चीज जो इनहिबिट करता है वो है 4। तो इंसुलिन ये दो काम कर रहा है, एक तो किसको रोक रहा है 1 2 3 जो यहाँ लिखे हैं वो, और दूसरा ये फैट को ऑक्सीडेशन करके कीटोन बॉडीज बनने से रोक रहा है। बताए क्यों? क्योंकि ये फैट को ग्लूकोज सेल्स को लगातार क्या दे रहा है? ग्लूकोज। कि तुम फैट को क्यों ऑक्सीडाइज कर रहे हो? फैट को मत तोड़ो, मैं तुम्हें ग्लूकोज दे रहा हूँ ना, उसको तोड़ो। तो ये फैट का ऑक्सीडेशन रोक रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये 4 काम इंसुलिन करता है। और ग्लूकागॉन के काम मैंने आपको यहाँ बताए, फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा और उनको ग्लूकोज में बदलेगा, लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। योगेश पूछ रहा है सर इंसुलिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल को नहीं रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। यहाँ पर इंसुलिन का कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है भैया। अगर इंसुलिन इसको रोकने लग जाएगा तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, ब्लड में ग्लूकोज ही नहीं आएगा तो यहाँ तो पूरा भुखमरी फैल जाएगी ना। ब्लड में ग्लूकोज तो आने दो यार, इंसुलिन हमारा दोस्त है, दुश्मन थोड़ी है। हाँ, ब्लड में ग्लूकोज आने के बाद उन्हें उन्हें ब्लड से निकाल के अदर जगह पर पहुंचाना। या तो समझे, ये कुछ वैसा ही है जैसे टीसीटी और पीटीएच, दोनों ही हार्मोन अच्छे हैं, बुरा दोनों में से कोई नहीं है। तो इधर से कैल्शियम आने को कोई नहीं रोक रहा है, ना टीसीटी ना पीटीएच। याद आया हमने जब यही डायग्राम कैल्शियम के बारे में समझा था। पर दोनों ये है कि एक बार कैल्शियम यहाँ आ गया तो उसे ले जाना है कहाँ की नहीं ले जाना है, उस पर लड़ रहे हैं। ऐसा है ना, देश में पैसा आने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन पैसे को खर्च कहाँ करना है, लड़ाई इस बात की है। तुम्हारे घर में 2 भाई हैं मान लो, तो दोनों भाई घर में पैसा आने को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन लड़ाई किस बात की हो रही है? एक भाई कह रहा है कि पैसा जो है मकान बनाने में लगा, और दूसरा कह रहा है घर पैसे से जो है घर में नया सामान खरीदो, मकान बाद में बनाएंगे। ये गड़बड़ है, पैसा आने से थोड़ी रोक रहा है, पैसे को यूज कैसे करना है लड़ाई इस बात की है। तो इसी तरह से ग्लूकोज को ब्लड में आने से, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में आने से ना ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन रोक रहा है और ना ही इंसुलिन रोक रहा है। लेकिन उस ग्लूकोज को फिर कहाँ रखना है, ब्लड में रखना है कि ब्लड से बाहर पहुंचाना है, लड़ाई इस बात की है। समझे? तो 1 2 3 और 4 4 चीजों को इंसुलिन इनहिबिट करता है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज आता, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स को मिलता रहेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो फैट का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, और फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा सुनिए, कीटोन बॉडीज नहीं बनेगी। अब एक बात सोचो, अगर इंसुलिन खत्म हो जाए तो क्या होगा? या तो इंसुलिन बने नहीं शरीर के अंदर, या फिर ये जो हमारे सेल्स है ना, ये सेल्स जो मोटिवेट होते हैं इंसुलिन की वजह से, लिवर सेल्स, बॉडी सेल्स, क्या करने के लिए? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए और यहाँ ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने के लिए। अगर इंसुलिन खत्म हो जाए, यानी इंसुलिन नहीं हो शरीर में, क्यों नहीं हो बताओ? जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। या फिर आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी सेल्स हैं इनका यूट्यूब ऐप खराब हो गया है, तो ये मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं इंसुलिन से, यानी इंसुलिन इनसे बाइंड नहीं कर पा रहा है मोटिवेशन के लिए। तो 2 अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अब डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो पहला तो ये था, बीटा सेल आर डिस्ट्रॉयड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? नो इंसुलिन प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? रिसेप्टर्स ऑन सेल्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। तो इंसुलिन कैन नॉट बाइंड टू मोटिवेट सेल्स। दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये है टाइप 1 वाली डायबिटीज मेलाइटस और ये है टाइप 2 वाली डायबिटीज मेलाइटस। दोनों ही सिचुएशन में इंसुलिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इसमें तो इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो ये कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें दवाई गोली देनी पड़ेगी ताकि रिसेप्टर काम कर सके, तो इसको कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। याद कीजिए, ये बातें मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, तो अब ये दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये हम कर चुके हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, है ना, और हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और ग्लाइकोज यूरिया, ये सब क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया था कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है लेकिन सेल्स तो भूखे हैं, तो सेल्स शिकायत करते हैं तो शरीर को और भूख लगती है। हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीफेजिया, और ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो यूरिन में भी ग्लूकोज ज़्यादा निकलता है ना, और ग्लूकोज के साथ पानी भी ज़्यादा निकल रहा है, तो पानी वापस नहीं आ रहा ब्लड में, तो हमें हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, तो प्यास लग रही है। तो ये 5 सिम्टम्स दोनों में ही आते हैं, हमने ये भी बात करी थी। ठीक है, भावनाओं को समझिए।
तो ये हो गया इसके अलग अलग फंक्शंस, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये हमने एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रोल्स देखे और किस तरह से दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं वो देखा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया आपने, इसमें कोई दिक्कत? तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी बॉडी से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म काम करता है। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िए जो मैंने अभी अभी आपको लिखा है वो है यहाँ देखो, इंसुलिन क्या क्या कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और करता है इंसुलिन, इन सब कामों के अलावा इंसुलिन कुछ और चीजें भी करता है। प्रमोट्स ग्रोथ, है ना, ग्रोथ प्रमोट करता है। कैसे? ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के लिए नया डीएनए बनना है, न्यूक्लिक एसिड बनना है ना, तो ये आरएनए और डीएनए सिंथेसिस को प्रमोट करता है। तो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को ये प्रमोट करता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ को प्रमोट करता है। और ग्रोथ के लिए आपको बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, यानी कि अमीनो एसिड्स। तो इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन सिंथेसिस, लिवर और मसल, तो लिवर और मसल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ये बढ़ाएगा। ये दो काम भी इंसुलिन करता है। ठीक है, तो ये हमने लगभग सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है। ग्रोथ को प्रमोट करता है और ग्लूकागॉन के एक्शंस को। और चौथा नंबर क्या था? कीटो एसिडोसिस, मतलब ब्लड में कीटोन बॉडीज का बढ़ना, उसको इंसुलिन रोकता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? इंसुलिन अगर नहीं होगा तो इन 5 सिम्टम्स के अलावा एक और चीज हो जाएगी, कीटो एसिडोसिस, यानी ब्लड में कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, हमने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था थोड़ा सा, और आज हमने इसको एंडोक्राइन में और पढ़ लिया। एक तरह से इसमें आधी चीजें तो रिवीजन हुई है आपकी, पहले भी बताई थी। चलो, तो क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, इसलिए हमने 2 बार कर लिया। एथलीट्स डोपिंग में इंसुलिन यूज करते हैं, पगला गए हो क्या? इंसुलिन क्यों यूज करेंगे? ऐसे तो कोई बेचारा डायबिटिक आदमी तो कभी एथलीट ही नहीं बन सकता। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करी। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। कहाँ पढ़ा? ये देखिए 1 2 3 को रोक रहा है ना, ये 3 मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। फिर हमने पढ़ा कि इंसुलिन जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा कि इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को यानी 1 को रोक रहा है। 3 हो गया, 1 हो गया। फिर हमने पढ़ा कि ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन के बनने को। ये भी हमने यहाँ पे देखा, हाँ इसको प्रमोट कर रहा है ना। फिर अगली चीज हमने देखी कि यूज ऑफ ग्लूकोज को ये इंक्रीज कर रहा है। ये भी हमने यहाँ देख लिया कि हाँ भाई ग्लूकोज के यूज को ये इंक्रीज कर रहा है, देखो। फिर इसके अलावा ये लिपिड लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करता है और लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंसुलिन ज्यादा देने से आपके अंदर लिपिड बनेगा नहीं। लाइपोजेनेसिस प्रमोट जरूर हो रही है, पर कैसे प्रमोट हो रही है? बाय लाइपोलाइसिस इनहिबिशन। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, फैट्स के ब्रेकडाउन को इंसुलिन रोक रहा है। ये 3 नंबर को रोक रहा है ना, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन को भी रोक रहा है। तो अपने आप ही लिपिड ज्यादा रहेगा बॉडी में, फैट तो इनहिबिट करता है ब्रेकडाउन को। इस तरीके से ये फिर इसको प्रमोट कर रहा है। फिर इसके अलावा इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ये भी बताया मैंने आपको कि भाई ये ऊपर इसको रोकेगा इंसुलिन, नंबर 4 को। ये भी यहाँ हमने पढ़ लिया था, तो ये भी हो गया। और मैंने कहा था प्रमोट्स अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय लिवर और प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, तो ये भी मैंने आपको बता दिए। ये भी यहाँ लिखे हुए, ये रहे ये दोनों। तो हमने लगभग हर वो चीज़ जो यहाँ थ्योरी के रूप में लिखी हुई है इस पेज पे, उसको हमने यहाँ इस फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ लिया है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? एक दो बातें और जो आप लिख लो, मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ सिर्फ, वो ये है, नॉर्मली ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल किस रेंज में रहना चाहिए? तो 190 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए, ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। तो ये यहाँ पे
मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट पूरा हो गया है। तो हमने इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म वाला पॉइंट पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं और इंसुलिन के और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और इसकी कमी से क्या हो जाता है और इसके एक्सेस से क्या हो जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हाइपो या हाइपर सिक्रीशन से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दी है, तो इनको अभी हम बस ना अंडरलाइन करेंगे। चलिए देखिए, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन यानी किसी रीजन की वजह से अगर आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम रह गया तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और ये दो कारणों से हो सकता है। कौन से दो कारण है मैंने आपको बता दिए। या तो सिक्रीशन ही कम हो रहा है या ये तो टाइप 1 है। और अगर सिक्रीशन है लेकिन सेल्स में सेंसिटिविटी नहीं है, रिसेप्टर टूट गए हैं, खत्म हो गए, तो ये टाइप 2 है। तो देखिए क्या क्या होगा इससे। भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। यूरिन में ग्लूकोज भी ज़्यादा हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा आएगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और भूख ज़्यादा लगेगी और कीटो एसिडोसिस होगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं डायबिटीज मेलाइटस में क्यों होते हैं। और अगर कीटोन ब्लड में कीटोन लेवल ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी कीटोन बॉडीज ज़्यादा निकलेंगी, क्योंकि ज़्यादा हो गई तो इसे कीटोन यूरिया भी हम कह सकते हैं। तो ये होता है डायबिटीज मेलाइटस में। इसकी वजह से पता है क्या होता है, कभी कभी पेशेंट बेहोश हो जाता है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कीटो एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, इट कैन कॉज डायबिटिक कोमा पेशेंट को। इंसुलिन दिया कैसे जाता है, इंसुलिन जनरली सबक्यूटेनियसली दिया जाता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे देना है हमें इसको। इंट्रावीनस दे देंगे तो एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना गिर जाएगा कि आदमी मर सकता है। और ओरली क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन है, अगर एलिमेंट्री कैनाल में देंगे तो डाइजेशन से एब्जॉर्प्शन से पहले इसका डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटीन है। ये बातें भी आपको पता है ना। तो ये हो गया इंसुलिन के बारे में जो हमने पढ़ना था वो। इस यहाँ तक क्लियर है, इसलिए ओरली नहीं दिया जाता है। अब इसका उल्टा करते हैं, इंसुलिन अगर जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, इस बीमारी को हाइपर इंसुलिनिज्म कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसुलिन जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से गिरेगा, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। आपने देखा होगा हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड में इंसुलिन जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो जिन सेलों को इंसुलिन रिसेप्टर होता है वो तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज खींच लेंगे ब्लड में से, लेकिन किसके लिए ग्लूकोज नहीं बचेगा, उन 4 तरह के सेलों के लिए जिनके पास इंसुलिन रिसेप्टर होते ही नहीं है। तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, दिखाई देना कम होगा, ब्रेन सेल्स इरिटेट होंगे, ये मैंने आपको बताया था ना पहले। तो ये प्रॉब्लम्स आती है फिर हाइपर इंसुलिनिज्म में। तो हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। भाई ग्लूकागॉन कौन सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करते हैं अल्फा सेल्स। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाना। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 29 अमीनो एसिड्स होते हैं और ये इंसुलिन का उल्टा काम करता है। ग्लूकागॉन कब रिलीज होगा बताइए, जब ब्लड में शुगर लेवल एक लिमिट से नीचे गिरने लगेगा, और ये ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, अदर सोर्सेज से ग्लूकोज बनवाता है। इसके अलावा ये फैट को तोड़ता है कि तुम ग्लूकोज बनाओ। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन को तोड़ के तो लिवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता ही है। तो इस तरह से एक फीडबैक कंट्रोल होता है जिससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलकर काम करते हैं। जब शुगर ब्लड में बढ़ जाती है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, और जब शुगर ब्लड में ज़्यादा घट जाती है तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल को एक रेंज में मेंटेन रखते हैं। उस रेंज से ऊपर जाएगी तो इंसुलिन सिक्रीट होगा, उस रेंज से नीचे जाएगी तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा। कहने का मतलब नॉर्मल शुगर रेंज जो हमारे ब्लड में है, नॉर्मल ब्लड शुगर, ये तो हमारे ब्लड में है। अगर ये ऊपर जाने लगेगी प्लस, तो कौन रिलीज होगा, इंसुलिन। और अगर ये नीचे जाने लगेगी यानी माइनस, तो कौन रिलीज होगा, ग्लूकागॉन। ऊपर जाने लगेगी तो इंसुलिन विल बी इंक्रीज्ड। तो इस तरह से अगर ब्लड शुगर ग्रेटर देन नॉर्मल हो रही है या लेस देन नॉर्मल हो रही है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलकर इसे नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्लूकागॉन के बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स के बारे में बात कर ली है, और साथ ही हमने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में भी बात कर ली है।
और ये भी हमने पढ़ लिया है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है और टाइप 2 में क्या होता है। एक छोटी सी बात, इंसुलिन शॉक ये क्या होता है? अगर कोई वर्ल्ड डायबिटीज डे कौन सा है? 14 नवंबर। तो सेंसिटिविटी कम हो गई तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जो टाइप 2 में आ रहा है। अमित पूछ रहा कम होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल की ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल होना चाहिए ना कम ना ज़्यादा, दोनों में से कोई भी चीज़ होगी तो वो बुरा असर डालेगी। चलो इंसुलिन शॉक क्या होता है? जैसे ना कभी कोई व्रत उपवास रख रहा है या किसी के रोजे चल रहे हैं और वो मतलब इंसुलिन लेता है, अपना डायबिटिक है, तो वो खाना पीना खाता नहीं है और समय पर अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेता है, तो उससे उसके ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो वैसे ही कम था वो इतना कम हो जाएगा कि वो आदमी बेहोश होकर मर भी सकता है। तो जब खाना पीना नहीं खा रहे पी रहे हैं तो उस वक्त पे आपको इंसुलिन नहीं लेनी चाहिए। बस ये एक बात यहाँ पे लिखिए। चलिए, तो ये हो गया डायबिटीज मेलाइटस के बारे में हम पढ़ लिया था ये। और इसके बाद अब हम कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ लिखे हुए हैं ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसलिए इनके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें पढ़ लेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो अब हमारे ना एक ही एंडोक्राइन ग्लैंड मेन ऑर्गेनाइज्ड वाले बचे हैं, फिर तो नॉन ऑर्गेनाइज्ड वालों के बारे में एक एक लाइन। वो है गोनाड्स एंड अदर ऑर्गन्स विच सीक्रेट हार्मोन्स। कमल नींद से जाग रहा है क्या भाई? इंसुलिन के सॉरी इंसुलिन के रिमेनिंग चैप्टर्स कल से नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे ना। तो चलो पहले बात करते हैं हम टेस्टिस के बारे में, है ना, और फिर हम बात करते हैं ओवेरी के बारे में। तो इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, गोनाड्स कैसे काम करते हैं। जो डिटेल्स हैं वो फिर हम बाद में देखेंगे। तो देखिए हमारे शरीर के पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पे और फिर फीमेल। तो ये हमारा टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्शन। तो अभी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी के बाद पिट्यूटरी पे रिलीज करता है जीएनआरएच। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पर जीएनआरएच रिलीज करता है। इसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी कई सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है ना, उसमें से एक हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है ना, उसमें से एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है मेल में टेस्टिस। तो इससे क्या होता है, पिट्यूटरी से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, कौन से? एलएच और एफएसएच। पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। एलएच को मेल में आईसीएसएच भी कहते हैं। रीजन क्या है कि मेल की टेस्टिस में कुछ सेल्स होते हैं लीडिक सेल्स। इन लीडिक सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं, किसके? एलएच के। लीडिक सेल्स को ही हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। तो लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स पर जब एलएच गिरता है तो इसकी वजह से लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होता है और हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड ऑर्गन्स। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं रिप्रोडक्टिव में देखेंगे। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में आता है जैसे एग्रेसिव नेचर, स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, आवाज का भारी होना और दाढ़ी मुछाना। ये तो हो गए कैरेक्टर्स। अब ऑर्गन्स क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे कि पेनिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। तो इन सबको भी इनलार्ज करा के डेवलप कराता है टेस्टोस्टेरॉन। कब? प्यूबर्टी आने के बाद। ठीक है, तो प्यूबर्टी आने के बाद ये सारी चीजें शुरू होती हैं जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन एक खास बात होती है टेस्टोस्टेरॉन की। टेस्टोस्टेरॉन अगर अपने बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाए
यानी कि एक्सेस लेवल्स में हो जाए। तो जैसे थर्मोस्टैट होता है ना, वो अपने को ऑटो कट कर लेता है प्रेस में, वैसे ही एक्सेस टेस्टोस्टेरॉन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है और अपने रिलीज को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। इधर जो दूसरा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू जीएनआरएच, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के जो रिसेप्टर्स हैं वो पाए जाते हैं टेस्टीज में मिलने वाले सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स पे जब एफएसएच गिरता है तो इसकी वजह से सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और टेस्टोस्टेरॉन इसी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक्सिलरेट करने में मदद करता है। ठीक है, सर्टोली सेल एक और काम करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, दे इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस का वो पार्ट है जहां स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करने के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से सर्टोली सेल काम करते हैं। और अगर किसी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा स्पर्म बन रहे हैं, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, जरूरत से ज्यादा स्पर्म बन रहे हैं, तो ये चीज जब सर्टोली सेल पे पहुंचती है तो सर्टोली सेल इसको रोकने के लिए इनहिबिन रिलीज करते हैं, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देके स्पर्मेटोजेनेसिस को एक लिमिट से ज्यादा तेज होने पर रोकता भी है। ठीक है, तो ये सारे काम हम 12th में पढ़ेंगे, मतलब 12th में क्या, अभी मतलब रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ये एक बेसिक फंक्शन है सेक्स हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं मेल में उसका। ठीक है, और इसी को हम एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं मॉड्यूल में से, कर ले, लिख लो, लिखना है तो, बाकी हम दोबारा अच्छे से समझ के भी करेंगे रिप्रोडक्शन में। तो यहां पर एलएच और एफएसएच को हम गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी अगर एक लिमिट से ज्यादा हो रही है तो ये चीज सर्टोली सेलों को क्या दे रही है, नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से सर्टोली सेल ये इनिबिन रिलीज करते हैं और इनिबिन फिर नेगेटिव फीडबैक देकर एफएसएच के रिलीज को सप्रेस करता है। तो याद रखिए एफएसएच जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टोस्टेरॉन तो एक्सेलरेशन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। हो गया, तो ये तो था एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का रिप्रेजेंटेशन जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ढंग से समझेंगे। एक बार इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, मतलब वही मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है। हो गया भाई, पोल में बता दो हो गया तो ट्रू बोलो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कौन है 4% भाई। चलिए, यहाँ पे देखिए जो बातें हमने पढ़ी थी वही लिखी हुई है। टेस्टिस स्क्रोटल सैक में होती हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं ये हम रिप्रोडक्शन में देखते हैं। टेस्टिस में होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यू। लीडिक सेल पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू में जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन यानी एंड्रोजन क्या करता है, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का मैचुरेशन करवाता है, और इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप, दाढ़ी मूंछ आना, अग्रेसिव नेचर, भारी आवाज यानी लो पिच वॉइस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही एंड्रोजन स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को भी। एंड्रोजन ही फीमेल की तरफ अट्रैक्शन भी डेवलप कराते हैं यानी लिबिडो करवाते हैं, और यही एंड्रोजन स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्डअप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये एनाबॉलिक होते हैं, मतलब मसल सिंथेसिस, मसल मतलब मसल में ग्रोथ और बॉडी में ग्रोथ वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टेस्टिस के बारे में। अब बात करते हैं पिच मीन्स आवाज की पिच होती है, कैसे समझाओ। भारी आवाज मतलब लो पिच और तीखी आवाज मतलब हाई पिच। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पिच मतलब टर्निंग ट्रैक है या ग्रास फास्ट ट्रैक है। पिच लो है यानी आज स्कोर कम बनेगा। चलिए, तो ये हो गया टेस्टिस के बारे में। अब हम फीमेल जो होता है ओवरी, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में भी शॉर्ट में पढ़ते हैं और बाद में फिर इसको डिटेल में देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो मेन होता है ना,
वो ईस्ट्रोजन होता है। हालांकि ओवरी से एक और हार्मोन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन वो ना प्रेगनेंसी के समय काम आता है, प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए। हर वक्त प्रेगनेंसी थोड़ी होती रहती है फीमेल में। तो प्रोजेस्टेरॉन का वर्क है, लेकिन उसका मेन वर्क प्रेगनेंसी के दौरान होता है। और जो जनरल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल में डेवलप होते हैं और सारी सेक्सुअल डेवलपमेंट या एक्टिविटीज़ है, उनमें मेन रोल होता है ईस्ट्रोजन का। तो यहाँ पे भी जो सुप्रीम कमांडर है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का, वो है हाइपोथैलेमस, और उसका मैनेजर है पिट्यूटरी। तो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल में भी जब जीएनआरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, तो ये जीएनआरएच पिट्यूटरी पे गिरता है। और हम यहाँ पे फीमेल गोनैड के बारे में बात कर रहे हैं, जो है ओवेरी। तो पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच और एलएच। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो ओवेरी पे गिरता है, तो ये ओवेरी में ग्रोथ करवाता है ओवेरियन फॉलिकल्स की, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। असल में ओवेरी में एग ऐसे ही नहीं रखे हुए होते। जो फीमेल की ओवेरी होती है उसमें जितने भी एग्स होते हैं, सपोज ये ओवेरी है, तो वो एक कवर में बंद होते हैं। इन कवर्स को हम फॉलिकल कहते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है तो ये कवर फट जाता है और इसमें से एग बाहर निकल जाता है। फटा हुआ कवर ओवेरी में ही पड़ा रह जाता है, और इस फटे हुए कवर को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओव्यूलेशन से पहले ये ग्राफिन फॉलिकल कहलाता है, और ओव्यूलेशन के बाद ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। तो एग जब इसमें से निकल जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है कवर, और ये ओवरी में ही पड़ा रहता है हमेशा। ग्राफिन फॉलिकल भी ओवरी में पड़ी है और कॉर्पस ल्यूटियम भी वही ओवरी में ही पड़ी रहती है, इसमें से एग निकल चुका होता है। तो ग्राफिन फॉलिकल को डेवलप कौन कराता है? एफएसएच। और ग्राफिन फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं उन पे ना जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एफएसएच से बाइंड करते हैं और फॉलिकल को डेवलप कराते हैं और एक हार्मोन रिलीज करवाते हैं। यह हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ठीक है। तो एक हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है जिसे कहते हैं ईस्ट्रोजन, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल में क्या क्या होते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मतलब आवाज का पतला रहना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, और जो भी फैट का इस तरह से डिपॉजिट होना कि फीमेल और मेल के कंटूर्स में फर्क आए, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट में आती है जैसे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, इनका डेवलपमेंट, और यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना, और ओवेरी में ओवेरियन साइकिल का चलना। तो ओवेरी में ओवेरियन साइकिल चलती है तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और फिर यह एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस में यूट्राइन साइकिल, जिनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो स्टार्ट करवाता है। तो ये सारे काम होते हैं एस्ट्रोजन के, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और ऑर्गन। और एस्ट्रोजन का लेवल जब एक लिमिट में काफी ज्यादा हो जाता है, उस वक्त पिट्यूटरी से एक दूसरा हार्मोन भी निकलता है जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। और एलएच क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम पे गिरता है और अक्सर ग्राफिन फॉलिकल पे गिरता है, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल करवाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है और क्या बन जाती है फिर? कॉर्पस ल्यूटियम। तो एलएच को हम, एफएसएच को हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानते हैं, और एलएच को हम ओव्यूलेशन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यही रप्चर करवाता है ग्राफिन फॉलिकल को और उसमें से एग रिलीज करवा के उसे कॉर्पस ल्यूटियम में बदला देता है। अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है ना, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक नया हार्मोन निकलता है इन रिस्पॉन्स टू एलएच, और ये हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ये फीमेल के जो बॉडी है जो डेवलप हुई है एस्ट्रोजन के इफेक्ट में, उसके अंदर चेंजेस करवाता है ताकि प्रेगनेंसी की तैयारियां हों। तो इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। ओव्यूलेशन जब हो जाता है और एग फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, अगर उस वक्त फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आए तो प्रेगनेंसी होगी, और अगर नहीं आए तो नहीं होगी। तो अगर स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, और साइकिल रुक जाती है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आए थे, जैसे एक अनमैरिड फीमेल में नॉर्मल साइकिल चलती है और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर ना सारी तैयारियां उजाड़ दी जाती हैं और एलएच एफएसएस दोनों का सिक्रेशन बंद कर देता है, मतलब जीएनआरएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है, तो पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएस का सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हार्मोनों के लेवल्स साइकिल, एक महीने की साइकिल होती है ना एक, तो उसके लास्ट कुछ दिनों में डिक्रीज हो जाते हैं और सारी तैयारियां उजाड़ दी जाती हैं। फिर अगले महीने फिर ये तैयारियां दोबारा चलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अपना काम करते हैं। डिटेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे हम। और कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम तो जब तक उस पर एलएच गिरता रहेगा वो जिंदा रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। जब एलएच का लेवल खत्म हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाएगा और एक व्हाइट बॉडी बन जाती है, कॉर्पस एल्बिकन्स।
और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है ना बॉडी में, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ये सब बातें क्यों हो जाती है ब्लीडिंग, ये सब रिप्रोडक्शन में देखते हैं। फिर साइकिल दोबारा स्टार्ट होती है अगले महीने। तो इस तरह से फीमेल में साइकिल्स चलती हैं। तो इसको आपको ऐसे ही बनाना है तो बना लो, बाकी हम 12th में दोबारा देखेंगे इसको, मतलब 12th के टॉपिक से। और अभी हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रोल हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वो कौन सा है, प्रोलैक्टिन। ये प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है मिल्क सिंथेसिस करवाता है उसमें। चलिए डन। और मेल में यही हार्मोन क्या करवाता है, आपको बताया था मैंने, ये फैमिली की तरफ बॉन्डिंग करवाता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। चलो तो ये हमने ना यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं जो अभी अभी पढ़ा। फीमेल में एक जोड़ा ओवेरीज होती हैं और ये ओवम प्रोड्यूस करती हैं हर साइकिल के दौरान। ऑल्सो ये एक ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवेरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं और स्टोमल टिश्यू होती है। ईस्ट्रोजन जो है ओवेरी में सिंथेसाइज होता है और फॉलिकल सिक्रीट करती है इसको, ठीक है। रप्चर्ड फॉलिकल को ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, जो मेनली क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। अभी ईस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल की बॉडी में, तो फीमेल की ग्रोथ और एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, मेमोरी ग्लैंड, इन सब का डेवलपमेंट कराता है। इसके अलावा फीमेल में मेल की तरफ अट्रैक्शन भी डेवलप कराता है। ये सारे काम ईस्ट्रोजन करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स पे भी एक्ट करता है, ये भी हम पढ़ेंगे, और फीमेल की ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी कराता है। वही ब्रेस्ट जो फिर बाद में मिल्क सिंथेसिस करती है ना। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन बस ये लिखा है इसमें। और प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी में भी प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है, प्रेगनेंसी के दौरान और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है, और वो ब्रेस्ट के एल्विलाई को और ज़्यादा मैच्योर कराता है ताकि वो मिल्क सिंथेसिस के लिए तैयार हो जाए। तो मिल्क सिंथेसिस फीमेल के अंदर कब होती है, प्रेगनेंसी के बाद ही होती है, लास्ट मंथ में। उससे पहले एक नॉर्मल अनमैरिड फीमेल के अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराने में कुछ हेल्प करता है। मेनली एस्ट्रोजन करवाता है और थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेगनेंसी के दौरान फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा बड़ा रोल है, और फिर प्रोलैक्टिन का भी रोल है। तो ये हो गई कुछ बातें ओवेरी और टेस्टिस के बारे में। अब हम नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड है नहीं, लेकिन इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं। इसमें हम बात करेंगे हार्ट की और किडनी की और एलिमेंट्री कैनाल की। आपको तो पता है ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो नहीं, हार्ट, किडनी और एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन यहाँ पर जैसे हार्ट में क्या होता है, मैं आपको याद दे रहा हूँ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, क्या आपको याद आया, एएनएफ। जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो ये यूरिन में एक्स्ट्रा सोडियम निकलवा कर बीपी को कम करवा देता है। कैसे, रास को स्विच ऑफ करके। तो ये हार्ट का एंडोक्राइन सिस्टम वाला रूल है, ये रास को स्विच ऑफ कर देता है, तो एएनएफ। फिर उसके बाद आता है किडनी। किडनी से आपको मैंने पढ़ाया था कि जब है ना ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है और जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करती है, पेप्टाइड हार्मोन। क्या है इसका नाम, ये ऊपर वाला भी पेप्टाइड ही है, इरिथ्रोपोएटिन। ये क्या करता है, ये आरबीसी के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, तभी तो पहाड़ी लोगों के अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन भी होता है, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन मिलेगा। तीसरी चीज है एलिमेंट्री कैनाल। अब आप देखो, वैसे देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहने को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो तो आएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ ध्यान दो भाई। कौन कौन से चार मेन हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एंडोक्राइन ग्लैंड्स, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके और जीआईपी। ये चार हार्मोन क्या करते हैं, गैस्ट्रिन याद कीजिए, जब फूड एलिमेंट्री कैनाल में आता है तो ये स्टमक में जब फूड आता है तो ये एचसीएल का सिक्रीशन और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन, जो बाद में किसमें बदलेगा, पेप्सिन में, ठीक है। तो ये करवाता है गैस्ट्रिन। सिक्रीटिन किस पे एक्ट करता है, देखिए पेनक्रियास पे, और पेनक्रियास से क्या रिलीज करवाता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन, ये भी बताया था मैंने आपको। कॉलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, सीसीके, ये पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों पे एक्ट करता है, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस ये रिलीज करवाता है। जबकि एक बार स्टमक से एसिडिक काइम, यानी जो एसिडिक फूड होता है वो डूडेनम में आ जाता है,
तो वहां से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इसलिए रिलीज होता है कि अब और काइम मत भेजो डुडेनम में, जब तक हम अभी भेजे गए काइम को की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके इसको एल्कलाइन नहीं बना लेते, क्योंकि एसिडिक काइम आ रहा है ना डुडेनम में और उसमें उसको एल्कलाइन बनाना है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक का होता है, बार बार जल्दी जल्दी मत खोलो, तो मोटिलिटी को थोड़ा रोकने के लिए जीआईपी काम करते हैं। तो स्टमक अगर खाली हो जाता है तो भी जीआईपी फालतू स्टमक में मोटिलिटी रोकेंगे। इसके अलावा एक चीज और यहाँ लिखी है, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, एनसीईआरटी की लाइन है, secrete hormone called as growth factors. These factors are also essential for normal growth of the tissue, their repair and regeneration. क्या आप इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे? ये यहाँ पे कह रहा है कि एक और चीज, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं एंजाइम्स। तो ये एक छठा पॉइंट हो गया एक तरीके से। क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं ग्रोथ फैक्टर्स का? यस, वेरी गुड, साक्षी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जो हमारी ब्लड वेसल्स को रिपेयर करते हैं, याद आए? तो ये भी एक तरह के लोकल हार्मोन ही तो है, ग्रोथ फैक्टर भी एक हार्मोन की तरह काम कर रहा है। तो भाई ये हो गया इनके बारे में बात। तो ये हमने कुछ लोकल हार्मोन्स के बारे में बात करी। अब कुछ रियल ऐसे हार्मोन जो टिश्यू फ्लूइड में रहते हैं, जो कभी ब्लड में नहीं आते, ऐसे हार्मोनों के बारे में बात हो रही है जो हमेशा टिश्यू फ्लूइड में रहते हैं, कभी ब्लड में नहीं आते। कौन कौन से हैं ये बताइए? एक तो ये है न्यूरो हार्मोन, दूसरे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और तीसरे हैं फेरोमोन्स, जो इंसेक्ट्स वगैरह में ज्यादा काम के होते हैं। हमारे अंदर इतना नहीं है, पर हाँ हमारे अंदर भी ये होते हैं। न्यूरो हार्मोन आपको पता है कौन कौन से थे? एसिटाइल कोलिन और एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, यहाँ तक कि सेरोटोनिन वगैरह भी न्यूरो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं ना। मतलब ये कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं। न्यूरो हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर सेम नहीं होते। जब जो न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन की तरह भी काम करें, उन्हें हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। जैसे अब एसिटाइल कोलिन और एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन है, ये तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन ये हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूरो हार्मोन कहते हैं। जबकि अमरीक एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में लिख रहा है, इनको हम इसलिए तो न्यूरो हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये नर्वस टिश्यू से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स नहीं है, इसलिए यहाँ हमने इनके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि ये ब्लड में रिलीज होते हैं, एडीएच और एसिटाइल कोलिन। और हम किन की बात कर रहे हैं? हम उन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करते हैं जो सिर्फ टिश्यू फ्लूइड में रहते हैं। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन तो ब्लड में रिलीज होते हैं, लेकिन हम वो भी न्यूरो हार्मोन है, लेकिन हम यहाँ उन न्यूरो हार्मोन की बात कर रहे हैं जो ब्लड में नहीं आते और टिश्यू फ्लूइड में ही रहते हैं, सिनेप्स वगैरह में रहते हैं, ईसीएफ में रहते हैं, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल्स के बाद, लेकिन ब्लड में नहीं आते। तो उसमें फिर इनके नाम आते हैं एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन वगैरह, है ना। एपिनेफ्रीन तो एक्चुअली ब्लड में भी आ जाता है, इसलिए एपिनेफ्रीन का जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एपिनेफ्रीन दोनों जगह मिलता है, ब्लड में भी और यहाँ पे मतलब सिनेप्स या और एरियाज में। तो इसलिए दो मेन हार्मोन कौन कौन से हैं? नॉर एपिनेफ्रीन और एसिटाइल कोलिन, क्योंकि एड्रेनलिन तो ब्लड में भी रिलीज होता है ना, जबकि नॉर एड्रेनलिन ब्लड में रिलीज नहीं होता। डोपामीन हार्मोन नहीं है, वो तो एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है, इसमें डोपामीन का नाम नहीं लिखा है, इसलिए दो ही नाम लिखे हैं हमने, ठीक है। ये हो गए न्यूरो हार्मोन्स। दूसरी चीज है प्रोस्टाग्लैंडिन। आप पूछेंगे ये क्या होते हैं? देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोकल हार्मोन भी कहते हैं। इनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों पड़ा? क्योंकि ये पहली बार ना प्रोस्टेट ग्लैंड से आइसोलेट किए गए थे, और ये फैटी एसिड्स होते हैं। बाद में हमें पता चला कि ये सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड में ही नहीं होते हैं, ये शरीर में अलग अलग जगह होते हैं, पर क्योंकि पहली बार प्रोस्टेट ग्लैंड से मेल के सीमन में खोजे गए, इसलिए इनका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये बहुत तरह के होते हैं, बहुत जगह पर रिलीज होते हैं, देखिए। और ये भी ईसीएफ में रिलीज होते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन काम पता है क्या होता है? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो जो मेल में जो इजैकुलेशन के समय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फीमेल में वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इन सब चीजों के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरो इनहिबिटर नाम का सिद्धार्थ जी कोई हार्मोन नहीं है, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हार्मोन की तरह काम करते हैं बस। प्रोस्टाग्लैंडिन समझ में आया, लोकल हार्मोन होते हैं जो कि दरअसल फैटी एसिड्स हैं, और ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पाए जाते हैं, पहली बार सीमन में खोजे गए थे प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन से, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिनर्जिस्टिक होते हैं, ख्वाहिश आप सही करें, ऑक्सीटोसिन भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और प्रोस्टाग्लैंडिन भी, दोनों सिनर्जिस्टिक है। तो फेरोमोन्स क्या है? फेरोमोन्स को हम एक्टो हार्मोन्स कहते हैं। ये ना अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने वाले केमिकल्स हैं जो लोअर एनिमल्स में भी सिक्रीट होते हैं। जो इंसेक्ट्स में पहली बार अपन ने खोजे थे, फीमेल्स से रिलीज हो रहे हैं, मेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये एयर के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं,
और अपोजिट जेंडर इंसेक्ट्स वगैरह में एक जेंडर के इंसेक्ट दूसरे जेंडर के इंसेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये ना एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं सिक्रीट होते हैं। ये किससे सिक्रीट होते हैं? देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो इनको ना एक्टो हार्मोन हम कहते हैं, एंडोक्राइन नहीं है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर हैं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पर मैं बता देता हूँ। अभी चैप्टर खत्म हो गया है, बस समराइज कर रहे हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड आपको पता है कौन से होते हैं? जो एंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करते हैं। मेल में ये हार्मोन ममता की तरह बाप्ता डेवलप करते हैं। और फिर थायराइड ड्वार्फ जो होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ड्वार्फ नॉर्मल होते हैं। सब बता चुका हूं मैं। एक पॉइंट याद रखना, साइमंड्स डिजीज। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डिजनरेट हो जाए तो इसे साइमंड्स डिजीज कहते हैं। शायद मैंने वहां नहीं पढ़ाया था, इसलिए स्पेशल पॉइंट में लिख दिया है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी डिजनरेट हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे ट्रॉफिक हार्मोन्स जो है वो काम नहीं करेंगे, तो ओवरऑल सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इससे अफेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ग्रोथ हार्मोन्स लिवर से भी रिलीज होते हैं, जिन्हें हम सोमेटोमिडिन्स कहते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कहलाते हैं, और ये भी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी मैसेंजर्स में साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर था। तो शायद मैंने आपको पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो तो बता देता हूं। जैसे एड्रीनलिन है और एसिटाइल कोलिन है, दोनों एंटागोनिस्टिक है ना। तो हार्ट के मसल्स पे, हार्ट के सेल्स पे जब एड्रेनलिन, दोनों ही अंदर नहीं आ पाते, एड्रेनलिन बाइंड करता है तो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है और हार्ट सेल में टैकीकार्डिया करवाता है। लेकिन एसिटाइल कोलिन का जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो है साइक्लिक जीएमपी, और साइक्लिक जीएमपी फिर क्या करवाता है हार्ट में? ब्रेडिकार्डिया। तो ये साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, ये सब एक्चुअली सेकेंडरी हार्मोन्स हैं। यही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये किस किस काम आता है? देखिए, 4S क्यों बोला है हमने एड्रिनल ग्लैंड को? क्योंकि ये शुगर मेटाबॉलिज्म में काम आता है। कौन सा हिस्सा है इसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। साल्ट रिटेनिंग एक्शन में कौन काम करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सेक्स हार्मोन्स कौन है? गोनेडोकॉर्टिकॉइड। और स्ट्रेस में कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल खुद भी एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही है, तो इसलिए इसको 4S कहते हैं हम। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बात हो गई। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, फिर एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट और है। आगे बढ़े, टॉपिक खत्म हो चुका है। देखो, थायरोक्सिन और इंसुलिन दोनों ही ग्रोथ के लिए सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं, है ना। और दोनों मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर अगर बड़ा हो जाएगा तो हम अंधे हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि पिट्यूटरी के नीचे वो ऑप्टिक काइज़मा होती है, जहां से ऑप्टिक नर्व वो ट्रैक्स से क्रॉस होते हैं ऑप्टिक नर्व के, तो वो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो हम अंधे हो जाएंगे। ये ऐसे एक पॉइंट लिखा। फिर कॉर्टिसोल जो है वो हमारे को स्ट्रेस की कंडीशन में बहुत चीज़ों से रिकवर कराता है, इसलिए हम इसको लाइफ सेविंग भी कहते हैं। जबकि एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं ये इमरजेंसी में काम आते हैं, इन्हें हम FFF कहते हैं, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। कॉर्टिसोल जनरली जो होता है ना, ये मॉर्निंग में ज्यादा होता है, और रात में जब हमें नींद आ रही होती है, हमें स्ट्रेस में होता है, समय कम हो जाता है, तो हम थकान की वजह से सो जाते हैं। एक लास्ट चीज, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसके अंदर आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, नर्व जहाँ मसल से जुड़ती है। ठीक है, और थाइमीन अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो इसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम कभी कभी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डैमेज होने लगते हैं। ये पॉइंट्स मॉड्यूल में दिए हुए हैं, एक बार आप चाहो तो रीडिंग मार देना, मैंने आपको बता दिया। और मेलेटोनिन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेलेटोनिन डिलेज प्यूबर्टी। इन नॉर्मल चिल्ड्रन, बट ये भी बताया था मैंने, इन ब्लाइंड बाय बर्थ प्यूबर्टी अर्ली आती है, बिकॉज मेलेटोनिन कभी रिलीज ही नहीं हुआ, बिकॉज नो लाइट was available to initiate melatonin secretion, so menarche occurs early। इनमें पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं। समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने ढंग से समझा दिया था आपको। तो लाइट मेलेटोनिन स्टार्ट करने के लिए भी लाइट की जरूरत होती है, तो हालांकि लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका सिक्रेशन, लेकिन स्टार्ट करने के लिए लाइट चाहिए, तो इसलिए ऐसा है। तो ये खत्म हो गया भैया, द एंड, हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है।
और अब मैंने यहाँ पे डाउट्स, मैं 10 मिनट अभी डाउट्स लूँगा और रेज़ हैंड खोल दिए हैं। अब आपको जितना डाउट पूछने हैं आप पूछ सकते हो।